दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube वीडियो में जहां पर हम 1979 से 1994 तक हिस्ट्री के यूपीएससी प्रीलिम्स GS1 में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को देखेंगे, उनसे सीखेंगे और ये समझेंगे कि आगे आने वाले सालों में वैसे क्वेश्चंस या उनमें से कोई ना कोई टिप अगर हमें दोबारा मिल जाती है, क्योंकि पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है। अगर कुछ ऐसी नई चीज़ मिलती है तो उसे सॉल्व कैसे करना है। लकीली ये जो PDF है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम हैंडल है @CSEY। यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छी बात यह है कि इस PDF में ये इसी तरीके से अवेलेबल है इस समय पर मार्केट में, इंटरनेट पर कहीं पर भी। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो आपको साथ साथ दिए भी हुए हैं और ये पूरा PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले, विच पार्टी वॉज इन पावर इन UK व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 1947 में ये हुआ था, लेबर पार्टी वॉज इन पावर और प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली। अगले सवाल पर आते हैं। स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर, ये 3 इसके फाउंडर्स थे। आमतौर पर आपको स्पेक्ट्रम वगैरह में या कहीं भी रिवाइज करने जाओगे तो 2 ही फाउंडर्स दिखाते हैं। ऐसा ध्यान रखना इस बात का कि 3 फाउंडर्स थे। 1923 में कहीं ना कहीं 23-24 में इस पार्टी का संगठन हुआ था। Which of the following countries did not suffer imperial aggression? 4 ऑप्शंस हैं। चारों के 4 ऑप्शंस जो भी हैं वो आपको मिलते हैं अफ्रीका रिलेटेड। अब ये समझिए कि कितना ज़रूरी हो जाता है। इस क्वेश्चन पर एक अलग से मैं पोस्ट बनाऊंगा अबाउट imperial aggression ऑन माई ट्विटर। अगर आप अभी तक मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो यू कैन सिंपली गो ऑन टू CSEY, जो मेरा ट्विटर हैंडल है। यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको एलिमेंट्स ऐसे मिलते रहेंगे जो आपके प्रीलिम्स में बहुत काम आएंगे। तो इसका ऑप्शन हालांकि डी है। डी आंसर इसमें रहेगा। लिबेरिया हैज़ नेवर बीन। आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज टू डू व्हाट। स्वराज पार्टी दोनों जगह, एक ही उसमें 2 बार स्वराज पार्टी आया है। स्वराज पार्टी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रीलिम्स के जो 2009 to 23 के नोट्स हैं जो आपको pyq.csey.com पर मिलेंगे, उसमें आपको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे 2009 से 2023 तक के। तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए हैं अब तक, जितने भी PYQs हैं उनके नोट्स और उनके वीडियोस भी 2009 से 2023 तक आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो स्वराज पार्टी का एम क्या था? उन्हें सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसना था इलेक्शन करके। बॉयकॉट नहीं, ये कुछ नहीं था। लॉन्च ऑफ NCM ये भी 1921 में हुआ था। स्वराज पार्टी बनी ही 1923-24 में है, तो कैसे होगा? स्वदेशी इन पीस कोड नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं था इसका आंसर। आप समझदार हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली तो यू ऑलरेडी नो दिस आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर। आगे देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग व्हेन? एंटी बंगाल पार्टीशन। अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल वॉज पार्टीशन। लॉर्ड कर्जन उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे इस देश के। लगभग 1911 में इस पार्टीशन को अनल कर दिया गया था और 1911 में ही कैलकाटा से नई दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र करी गई थी। राजधानी। तो एक क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स को आमतौर पर नहीं पता होता है कि 1911 ही क्यों चूज़ किया गया था। सिंपल रीज़न है, बंगाल का जो पार्टीशन है उसको रिमूव करके कैलकाटा से जो कैपिटल है उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था और इसी वजह से ये कैपिटल यहाँ पर बनी थी। तो जब ये ट्रांसफ़र हो रहा था तो बीच में, मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है बट आई विल ऐड इट हियर, बीच में एक और कोई शहर था जो एक बार कुछ समय के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए इंडिया की कैपिटल बना था। वो कौन सा सिटी था उसको आई विल अपडेट इट लेटर इन द डिस्क्रिप्शन में भी, या फिर आपको मेरे ट्विटर पे वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के समय पे वो कौन सी गवर्नमेंट थी? मतलब जो गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये नेहरू जी थे। तो इसका सवाल बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो दी लाइट्स ऑन हरप्पन कल्चर? हरप्पन कल्चर हम सभी को पता है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस वहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई। रॉक एडिक्ट्स में वहाँ पे कुछ नहीं था। स्क्रिप्ट थी लेकिन पत्थरों पर थी, कॉपर शीट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद आता है पहलवी डायनेस्टी। पहलवी डायनेस्टी एक ईरान में हुआ करती थी। इसका नाम अपनी लैंग्वेज के ऊपर पड़ा है पहलवी। ये ध्यान रखिएगा, पहलवी वॉज ऑल्सो अ लैंग्वेज, तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है।
आगे बढ़ते हैं। हु पार्टिसिपेटेड द लीस्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी कितना आसान सा सवाल है, आप देखो। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं, दे वर हाईली इन्वॉल्व इन दिस। लैंडलॉर्ड मर्चेंट्स अगेन नो, दे पेड कॉन्ट्रीब्यूशंस करे। कैपिटलिस्ट ने भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही, जेआरडी टाटा की, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहे थे। प्रिंसेस ऑफ स्टेट्स, इनका इसमें लीस्ट इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इनका इन्वॉल्वमेंट लीस्ट था, इस बात को ध्यान रखेंगे। विच इज़ नॉट द इंडो आर्यावर्त आर्यार्थ जो भी है ये आर्यार्थ लैंग्वेज, गुजराती, उड़िया, मराठी। इसमें सबसे कम जो लग रहा है वो तमिल होना चाहिए, क्योंकि इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में अगर आप देखेंगे देश के नक्शे पर, तो वहाँ पर भी अगर आप ठीक से देखेंगे तो गुजरात यहाँ कहीं पर है, ओडिशा यहाँ कहीं पर है, महाराष्ट्र यहाँ कहीं पर, तमिलनाडु इज़ द लोएस्ट, विच इज़ ऑल्सो द्रविडियन लैंग्वेज। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। द्रविडियन लैंग्वेजेस इंडिया में कई हैं, उनमें से एक तमिल लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। वाई कुड ब्रिटिश ओनली सक्सीड इन ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। क्यों, ऐसा क्या था उनके पास? गवर्नमेंट बैकिंग नहीं, गवर्नमेंट बैकिंग ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा नहीं थी। याद रखिए कि ब्रिटिश केम एज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें यस गवर्नमेंट वाज अ शेयर होल्डर, लेकिन ऐसा कोई गवर्नमेंट बैकिंग का सिस्टम नहीं था टिल 1857। उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ। क्वालिटी ऑफ मर्चेंडाइज, ये भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था अगर आप देखें उस समय पे। हाँ, एक और पॉइंट, पोर्चुगीज़ जो थे, पोर्चुगीज़ हैड गवर्नमेंट बैकिंग। इसके अलावा और भी कॉलोनाइजर्स थे, उनके पास कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैकिंग थी, लेकिन ब्रिटिश केम जस्ट एज ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आंसर इसका सही है। नेवल सुपीरियरिटी उस समय पे ब्रिटिश के पास हाईएस्ट थी। अब खुद सोचो यार, एक छोटा सा आइलैंड है यूरोप में जो यूरोप से जुड़ा भी नहीं हुआ है, ऐसा क्या है उसके पास कि वो इतनी दूर आके लगभग आधी दुनिया को अपना गुलाम बनाता है। नेवल सुपीरियरिटी उस समय पे, नेवी का जो वर्चस्व था वो बहुत ज़रूरी था। आगे आते हैं। हु इवॉल्व द नेशनल कॉन्शियसनेस एज अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। इसी को बाद में औरबिंदो ने पिक किया था, और एक पूरा का पूरा मूवमेंट जो था वो उनके जरिए शुरू हुआ था। बिजंती गवर्नमेंट इज कंपेयर्ड टू द चोलास फॉर डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। बेजंती, इसको हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ये बेजंती। तो अब बिजंती गवर्नमेंट जो थी वो चोलास के साथ डिस्प्ले ऑफ वेल्थ में थी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर एक बहुत ही इशू था। सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर ऐसा नहीं है, ही वाज सस्पेंडेड। चेंज इन गांधीजीज आउटलुक टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स, हाँ ये था, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट नहीं था। हमने 1919 में ये हुआ। 21 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा ही वाज नॉट प्रो वायलेंस। उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में भी वायलेंस को बढ़ावा नहीं दिया था। इसके रिस्पॉन्स में टेम्परेरी पीस नहीं, पीस तो खैर नहीं ही आया था। नहीं, एक मिनट, सॉरी, पीस था लेकिन बहुत ही कम समय के लिए था। इट वॉज ओनली आफ्टर 1999 जलियांवाला बाग मैसेकर की एक एक्सट्रीमिज्म था उस समय पंजाब में, इतना ज़्यादा कि जो गोल्डन टेम्पल है श्री हरमिंदर साहिब जी, वहाँ के जो ग्रंथी थे उन्होंने सम्मानित किया था डायर को। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और इससे एक टेम्परेरी पीस ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद फिर पूरे देश भर में एक उबाल आया। सरदार उधम सिंह एक मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि कितना बर्बर था ये पूरा इवेंट। आगे बढ़ते हैं। रेड शर्ट। रेड शर्ट्स इज़ वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट। रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार जिनको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी, उन्होंने इस मूवमेंट को इसमें शुरू किया था। तो ये रेड शर्ट्स को भी आप याद रखेंगे। मैं इसमें आपके आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये फिर से कहीं ना कहीं बीच में एक दो बार और आया है PYQs में। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? वेरी वेरी इजी, वेरी आंसर, आई मीन बहुत ही आसान है, भगत सिंह ने दिया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर क्यों टूटा? 1565 तलीकोटा। ऐसा क्या था कि तलीकोटा से पहले विजयनगर एम्पायर को कोई मार ही नहीं पा रहा था। देखते हैं, मोपला रेबेलियन नहीं, मोपलाज वाज इन अ डिफरेंट टाइम। इकोनॉमिक बैंक्रप्सी नहीं। विजयनगर वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। इंटरनल इंस्टेबिलिटी एंड वीकनेस नहीं, ये भी नहीं था। दरअसल उस समय में जो मुस्लिम रूलर्स थे आसपास के, बिदार, हैदराबाद के जो रूलर्स थे, वो सब इकट्ठे हुए थे अगेंस्ट विजयनगर, और इस वजह से द एम्पायर फेल। 1565 तलीकोटा में वो हारे, और उसके बाद फिर एक कुछ समय राज जरूर किया, बट इट वॉज नथिंग प्रोमिनेंट, इट इवेंचुअली डाइड ऑफ। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रीन विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट। वेरी सिंपल आंसर, मराठास ही थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया। राजपूत तो खैर अकबर के समय में ही ज्वाइन कर लिए थे, पठान्स वर इन्वॉल्व ऑलरेडी।
आगे बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश नहीं है दरअसल, उस समय पे ये उत्तराखंड हुआ करता था और उत्तराखंड में इट वाज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ग्रीन ट्रीज कि इनको नहीं गिराया जाए। विच हेड ऑफ द स्टेट हैज बेस्ड हिज फॉरेन पॉलिसी लार्जली ऑन ह्यूमन राइट्स। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इतना हमें नहीं याद रखना, बट हाँ अभी के लिए हम सिर्फ ये देखें कि जिमी कार्टर ने अपनी पॉलिसी जो है वो ह्यूमन राइट्स को लेकर बनाई थी। कुछ कुछ नाम इसमें और हैं, जियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश हैं, अनवर सदत ऑफ इजिप्ट हैं, जूलियस समथिंग एंड तंजानिया। इसमें फ्रेंड्स आप ये समझो कि इजिप्ट का नाम, तंजानिया का नाम, ये दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो अफ्रीका पे स्पेशल फोकस हमेशा रहता है, ये ध्यान रखना। साथ ही साथ अगर हमें नाम याद है तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में भी इजिप्ट वाज अ फाउंडिंग मेंबर, ये आपको ध्यान रखना है। INC took the stand during Second World War that it would support Axis power, okay, support Allied power, okay, कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, अगर आपको नहीं ध्यान है अभी तो ध्यान रखिएगा। It would cooperate with the British if India is promised dominion status. It would cooperate with British if India grant complete independence. कंडीशनल था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे एक्सिस को, एलाइड को, उन्होंने ये कहा था कि हम सपोर्ट तब करेंगे। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, 1939 टू 1945 की। उन्होंने कहा था कि हम तब ग्रांट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे जब आप हमें पूर्ण स्वराज देंगे। वैसा नहीं हुआ। 1945 के समय पे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बदली थी, दे डिड नॉट एग्री टू इट, बहुत सारी चीज़ें बदली, बट इवेंचुअली सबको पता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जो मूवमेंट थी उसकी वजह से इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड विद वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। वांडी वॉश में बैटल हुआ था जिसमें ट्रेड हुआ था कुछ कुछ टेरिटरीज़ का। नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन ने अपनी टेरिटरीज़ फ्रेंच को दी थी और इंडियन टेरिटरीज़ जो फ्रेंच के पास थी उन्होंने ब्रिटिश को ट्रांसफ़र कर दी थी, करवाई गई थी एक तरीके से, मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में वो टेरिटरीज उन्होंने दे दी थी ब्रिटिशर्स ने जो बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है, कुछ उगता नहीं है, और यहाँ पर जो ज़्यादा रिच टेरिटरीज थी गोदावरी कृष्णा दोआब पे, वो उन्होंने ले ली थी उनसे। आगे बढ़ते हैं। हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर अराइवल ऑफ गांधी जी ऑन द एक्सट्रीमिस्ट, वाओ, द डिटेल लाइज इन द डेविल लाइज इन द डिटेल। Who led the extremists before arrival of गांधी जी? गांधी जी कब आए? 1915 में? 1911 में? ये सवाल का जवाब सही अगर बताऊं तो गांधी जी सबसे पहले कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे 1902 में ही आ गए थे। 1902-1901 टाइप्स में आ चुके थे। He was visiting India, बट हाँ प्रॉपर सीन पे नहीं आए। उससे पहले बाल गंगाधर तिलक वॉज द लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। दादा भाई नरोजी नहीं, दादा भाई नरोजी वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। GK गोखले नहीं। गोखले, गांधी यूज टू कंसिडर गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु, तो ये भी आप ध्यान रखना, पॉलिटिकल गुरु। सुभाष बोस नहीं, सुभाष बोस तो गांधी के बहुत बाद आए हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। द पर्पस ऑफ मोहम्मद गजनीज अटैक ऑफ इंडिया वॉज टू प्लंडर द वेल्थ, स्प्रेड इस्लाम, रूल ओवर टेरिटरीज नहीं, इस्लाम कभी नहीं था क्योंकि ही डिड नॉट कम विद इंटेंशन ऑफ कन्वर्शन, ही जस्ट केम टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया, वो एक ऐसा है। अब क्योंकि वो यहाँ रुकने भी नहीं आए थे तो ना ही वो रूल करने आए थे, ना ही वाज हियर फॉर स्प्रेड। बहुत आतंक मचाया था इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कहानी भी सुनाई थी काफ़ी समय बाद कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो ही वेंट टू अफगानिस्तान, जिस भी देश का वो थे, और उन्होंने वहाँ जाकर पूछा था कि मुझे गजनी देखना है। गजनी एक वीरान शहर था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, एंड येट महमूद गजनी वहाँ से आया और उसने काफ़ी लंबे समय तक हिंदुस्तान को दुखी किया। आगे बढ़ते हैं। मनसबदार क्या थे? ऑफिशियल्स थे। ये आज का IAS सिस्टम एक तरीके से वैसा ही सिस्टम था वहाँ पे। अर्निंग्स ऑफ किंग्स इन मिडिवल एज वर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम ऑफरिंग लैंड, ट्रेड, लैंड रेवेन्यू। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने भी ढंग से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, समझ आएगा। लैंड से ही था जो भी था, सबसे ज़्यादा पावर वहीं से थी। जो मनसबदार थे उनको भी कहीं ना कहीं लैंड राइट्स दिए गए थे। इट्स अ लैंड आंसर। जो द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स इन्फोर्ड प्राइस कंट्रोल सिस्टम, खिलजी और तुगलक, इन दोनों ने ही बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। अगर आपको 5 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स याद हैं तुगलक के, तो वो भी आप ध्यान से एक बार रिवाइज कीजिएगा। बट हाँ, खिलजी ने भी कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स थे। अगर आपको घोड़ों में याद हो, दाग सिस्टम जो था वो खिलजी लेकर आया था। मोहम्मद तुगलक ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, फिरोज तुगलक ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। जो 5 इशूज़ थे वो फिरोज तुगलक के थे, उनको आप एक बार रिवाइज जरूर करिए। द वर्शिप ऑफ आइडल स्टार्टेड इंडिया इन विच पीरियड? ओके, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन लार्जली द आंसर इज गुप्ता पीरियड।
गुप्ता पीरियड इज़ ऑल्सो द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। भक्ति में एक तरीके से जो आइडल वर्शिप है उसको बढ़ावा मिला था। इकोनॉमिकली बहुत राइज किया था इंडिया। कहीं ना कहीं जो देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है वो गुप्ता एरा से ही शुरुआत हुई थी उसकी। सूफी सेक्ट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन, सूफी सेक्ट इस्लाम का है, कोई इसमें दो राय नहीं। आगे बढ़ो, मार्क करो, जल्दी आगे बढ़ो। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एट टाइम? ओ वाओ, ये अभी यहीं ऊपर ही मैंने ये सवाल आपको, सबसे पहला सवाल था कौन सी पार्टी पावर में थी, क्लीमेंट इटली, मैंने आपको आंसर बताया था। और ये नीचे उसी साल में आपसे सवाल पूछ भी लिया गया है कि क्लेमेंट एटली क्या उस समय प्रधानमंत्री थे। इंटरिम गवर्नमेंट एट सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज फॉर्म्ड। विजिट ऑफ क्रिप्स मिशन, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर। आंसर बहुत सिंपल है, कैबिनेट मिशन में ही ये सारी चीज़ें हुई थी। आपका काम ये है कि आपको मुझे ये बताना है कि क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन ये दोनों विच ईयर डिड दे हैपन इन। क्रिप्स मिशन किस साल में आया, कैबिनेट मिशन किस साल में आया, ये आप मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल? वेरी वेरी इजी आंसर, चैतन्य महाप्रभु थे, रामानुजाचार्य नहीं थे वहां से। SRM ये एक निमोनिक है जिससे आप याद कर सकते हो, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। ये केरला से, ये तमिलनाडु से और ये कर्नाटका से। कबीर वॉज नॉट फ्रॉम देयर, रामानंद वॉज नॉट फ्रॉम देयर, रामानुजाचार्य मैंने अभी आपको बताया ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु। तो चैतन्य महाप्रभु इज द आंसर, मार्क करो, आगे बढ़ो। टैगोर सरेंडर्ड हिज टाइटल ब्रिटिश बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग, अगेन वेरी पॉपुलर। ऊपर ही एक और सवाल आपने अभी देखा भी होगा। लखनऊ सेशन ऑफ 1916 रेफर्स टू कंसेशन, मर्जर, सिलेक्शन, क्या था आंसर? ये लखनऊ सेशन थोड़ा सा क्रिटिकल था। लखनऊ सेशन ही वो सेशन भी था जहाँ पर मर्जर हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। तो वहीं पर ये एक फैसला लिया गया था कि जो इलेक्टोरेट्स हैं वो दे दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन में अगर अभी तक नहीं बताया है कौन से साल में आया था तो ये कमेंट करके अभी बताओ। रुको एक सेकेंड, रुक जाओ, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन ऑफ इंडिया, उसका एम क्या था? उसका एम ऐसा है जो आपको ही कमेंट करके बताना है। अपीज द इंडियन पब्लिक ओपिनियन, अपीज अमेरिकन पीपल, डिसेंट्रलाइज द पावर टू द स्टेट्स। आंसर बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसा नो ब्रेनर है ये, मतलब आसानी से आपको मिल सकता है। खिलाफत मूवमेंट क्यों सब्सिडाइज हुई थी? क्यों? क्योंकि कंसेशन दे दिए गए थे, एमिटी अचीव हो गई थी, कामल पाशा थ्रोन ऑफ टर्की पे आ गए थे, नन ऑफ द अबव। खिलाफत मूवमेंट जो नॉन कॉपरेशन में एक तरीके से हैंड इन हैंड बना था, विच गांधी यूज्ड एज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो उसमें यही इशू था। टर्की के जो खलीफा थे उनको लेकर एक इशू था, और वहाँ पे जब ब्रिटिशर्स ने अपने कमल पाशा को थ्रोन पर बिठा दिया तो मुस्लिम्स स्टार्टेड गोइंग बैक बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया था। तो हेंस दिस इज द आंसर। हु कमेंटेड दैट क्रिप्स मिशन वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक? ये कमेंट याद रखना, गांधी ने ये कहा था कि ये एक क्रैशिंग बैंक है। क्रैशिंग बैंक कौन? ब्रिटिशर्स। तो क्रिप्स मिशन एक तरीके से कैसा पोस्ट डेटेड चेक है जो एक क्रैशिंग बैंक पे आपने दे दिया। अगर तारीख बाद की है, बैंक क्रैश हो गया, मिलेगा नहीं ना कुछ भी, इसलिए। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर, अगेन चंपारण बहुत फेमस था। गांधी जी ने आकर इंडिया में जो 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स किए थे वो तीनों के नाम बताओ। वन ऑफ देम वाज चंपारण। 2 और हैं, दोनों गुजरात में थे। दोनों के नाम और साल आपको बताने हैं बाय द ऑर्डर। चंपारण पहले था या वो 2 मूवमेंट पहले थे, ये आप बताइए कमेंट करके अभी। आगे जाने से पहले अभी कमेंट करके बताओ, रिवीजन हो जाएगी साथ साथ, याद रहेगा, एग्जाम में काम आएगा, ध्यान रखो। किया कमेंट? चलते हैं आगे, कमेंट करिए, जरूर देखिए, कमेंट टेक इट सीरियसली, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी स्टार्टेड दांडी मार्च इन 1930, ओके, अगेंस्ट इंपोजिशन सॉल्ट लॉ, कम्युनल अवार्ड, एट्रोसिटीज। बहुत सिंपल आंसर है यार, कोई दिमाग रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स का क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं में हम लोग पढ़ते हैं इसको। द कॉज फॉर द इमीडिएट प्रेसिपिटेशन ऑफ द सिपाही म्यूटनी, क्यों हुआ था एकदम से सिपाही म्यूटनी जब हुई थी, जिसके बाद फिर पूरा आज़ादी का पहला संग्राम हुआ, तो कार्ट्रिजेस थे उसमें, जिसके बारे में काफ़ी बात की गई है। होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, किसने इसको लॉन्च किया था? एनी बेसेंट ने किया था। इसके बाद बाल गंगाधर ने ज्वाइन किया था, अलग अलग तरीके से बाल गंगाधर इसको इंडिया के एक हिस्से में चलाते थे। वन पार्ट वाज विद हिम, वन पार्ट वाज विद हर। तो इस तरीके से ये पूरा देश लगभग संभालते थे, और ये पूरा ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन है इसमें ऑपरेट करते थे। फर्स्ट यूरोपियंस हु ट्रेडेड विद इंडिया वर पोर्चुगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच। इसका एक सिंपल सा निमोनिक है, PDEF, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। ये इनका ऑर्डर है किस तरीके से ये आए थे, सबको पता है। 1498 वास्को ड गामा केम टू कालीकट।
और वहाँ से उन्होंने पूरा जो स्पाइसेस का व्यापार है वो शुरू किया था। इंडिया विंस फ्रीडम, अब उस समय में ये सवाल बहुत आते थे जहाँ पर किताब से उनके ऑथर्स को मैच किया जाता था। आजकल ये ज़्यादा नहीं आते हैं, बट जानने में कोई बुराई नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसके बारे में लिखा था। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक, वही तिलक जिन्होंने गांधी के आने से पहले एक्सट्रीमिस्ट को लीड भी किया था। द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज, कौन सा मेटल था भाई? कॉपर था। इसके अलग अलग जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में इसकी डिटेल्स मिली हैं। ये कहीं ना कहीं हड़प्पा में भी, जो इराक में सिविलाइजेशंस थी वहाँ पे भी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के बीच में, वहाँ भी इसके अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया 1979। अब चलते हैं 1980 के हिस्ट्री क्वेश्चंस पर। हु इज रिगार्डेड एज द लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया? मनुस्मृति जो है बहुत ही न्यूज़ में रहती है आजकल। एक तबका है जो मनुस्मृति को कभी कभी जलाता है, एक तबका है जो उसको पूछता भी नहीं है लेकिन उसके एंटी है, जो लोग जलाते हैं उसको। और मेरा ये मानना है कि कोई भी किताब हो उसको नहीं जलाना चाहिए। कौटिल्या को लेकर 2-3 सवाल अर्थशास्त्र से हाल फिलहाल में आए हैं। तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ। अर्थशास्त्र से पिछले कुछ समय में जब भी सवाल आए हैं यूपीएससी में, पिछले 10-12-15 सालों में, वो लार्जली स्टेटस ऑफ विमेन पे आए हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा कि अर्थशास्त्र से क्वेश्चंस जो आते हैं वो स्टेटस ऑफ विमेन पे आते हैं। अगर आप हाल फिलहाल का क्वेश्चन याद करेंगे तो इट वाज अबाउट द चाइल्ड ऑफ अ स्लेव वुमन। एक और सवाल आया था, इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा फ्री यूट्यूब वीडियो में ही, जहाँ पर इट वाज अबाउट स्टेटस ऑफ विमेन। तो याद रखिएगा। पनिनी अगेन योगा वाले हैं। मेगस्थीन्स, ही वॉज अ ग्रीक जो अशोक के टाइम में कभी चलते थे, ज़्यादा इस पर दिमाग में लगाना अभी के लिए। मनु ने इस पर दिया था। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में उन्होंने क्या किया? बोधगया में क्या किया? वैशाली में क्या किया? लुम्बिनी में ही वॉज बॉर्न, बोधगया में उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। वैशाली में क्या किया था? ये बात आप कमेंट करके बताएंगे। वैशाली में भगवान गौतम बुद्ध ने क्या किया था? उनके जीवन से जुड़ी हुई 4-5 जगहें हैं। सारनाथ जो बनारस के पास है, अब बनारस से आप ऑटो लेके, रिक्शा तो नहीं, मतलब बाइक ऑटो लेके आप जा सकते हैं, बसेस भी चलती हैं। मैं गया हुआ हूँ इसलिए मुझे ध्यान है। हु इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? जी.के. गोखले, जिन्हें गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु भी कहते थे। ध्यान रखना, ऊपर भी मैंने बताया था। के.एम. रॉय कौन थे? ये ध्यान करो। के.एम. रॉय एक कम्युनिस्ट थे, जिनके बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे हम। बाल गंगाधर तिलक और गांधी के बारे में हम बात कर चुके हैं। साक इरा कब शुरू हुआ था? सबको पता है 78 AD में शुरू हुआ था ये। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मतलब 78 ऐड कर दो, आपको जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो साक इरा कैलेंडर है वो कौन सा है, विच इज़ ऑल्सो इंडियाज़ ऑफिशियल कैलेंडर एज वेल। मतलब दोनों चलते हैं। कभी भी आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखा होगा जिससे प्रधानमंत्री के साइन है, उसमें आप देखेंगे कि साक इरा से भी लिखा जाता है। द ईयर 1990 इज एसोसिएटेड विद, 1990 में बहुत सारे सवाल हैं। दांडी मार्च नहीं, ये 1930 में हुई थी। ऊपर 79 में एक सवाल आया था इस पे। जलियांवाला बाग 1919, चौरी चौरा 1921 में हुआ था शायद। चौरी चौरा जिसके बाद NCM को बंद कर दिया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1905 में पार्टीशन हुआ था बंगाल का। ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं काम आ सकता है। हुज नेम इज एसोसिएटेड विद फतेहपुर सीकरी? अकबर का था। बाबर, शाहजहां, हुमायूं इतना समय रहे ही नहीं। बाबर 1526 से 1530 में रहे थे। आजकल जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, तो जो वहाँ पर बाबरी मस्जिद है वो 1528 में बनाई गई थी। शाहजहां फतेहपुर सीकरी से इनका इतना लेना देना नहीं है, इनके पिता ने मतलब इन्होंने बना ली थी। हु इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मॉडर्न इंडिया में जो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज हैं वो आयरन मैन है, सरदार पटेल हैं, अ वेरी ग्रेट मैन। आगे चलते हैं। हु वाज द फेमस डेक्कन हिंदू किंग हुज फ्लीट क्रॉस्ड बे ऑफ बंगाल? आर्मी कॉन्कर्ड नंबर ऑफ स्टेशन? सुमात्रा, जावा, मलेशिया। सुमात्रा, जावा दोनों ही इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं और इसे चोलाज ने कॉन्कर किया था। अगर कभी भी आपने हाल फिलहाल में आजकल के पॉलिटिकल नैरेटिव में भी ट्विटर पे या रेडिट पे कहीं पर भी आपने कोई मैप देखा होगा तो दिखाता है कि साउदर्न इंडिया से पार्ट और फिर इधर इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया का बहुत सारा रीजन जो है वो चोलाज ने कॉन्कर किया था। लेकिन सवाल ये है कि इसमें चोलाज के 2 ऑप्शन हैं, तो कैसे ध्यान रखेंगे? अभी के लिए सिर्फ इसको ध्यान रखो कि राजेंद्र चोला के टाइम पर इतने मजबूत हुए थे। राजा चोला जी के टाइम पर बनना शुरू हुआ था, तो जैसे ही बनेगा एक्सपेंशन कोई आगे वाला करेगा।
पुलकेशिन महिपाल नहीं, ये पाला डायनेस्टी के थे, तो इन्होंने तो खैर बंगाल में इनका राज था, वहाँ पे कुछ नहीं किया। पुलकेशिन ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। वाई डिड इंडिया इंडस्ट्रियलाइज ओनली ग्रेजुअली इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स? यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैपिटल इज सेट टू सेट अप इंडस्ट्री, नहीं, काफ़ी मार दिए गए थे। टेक्नीशियंस केम अप, नहीं, ये इसका सही आंसर है। इन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री थी उसको ख़त्म ही कर दिया था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कनिष्क के रूल का? कनिष्क के रूल में अगर आपको ध्यान हो तो PVRAKA, अजातशत्रु, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कालाशोक, अशोक और कनिष्क कश्मीर, ये निमोनिक है। AKA PVR जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अजातशत्रु राजगृह, कालाशोक वैशाली, अशोक पाटलिपुत्र, ये इनके पेट्रन्स थे। यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। चौथा काउंसिल जिसकी मान्यता कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, ये कनिष्क ने किया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल श्रीनगर कश्मीर में। KK2K जैसे भी अगर रखना चाहते हैं रख सकते हैं उसको। इसके बाद गांधी जी अपोज अनटचेबिलिटी एंड ही वांटेड, क्या चाहिए था उनको? हरिजन्स टू रिवोल्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। इक्वालिटी, हाँ ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, लग भी रहा है देखने में। अनटचेबिलिटी टू बी डिक्लेयर्ड अ क्राइम अंडर लॉ, ओके, कैन बी, बट गांधी का ऐसा कोई डिमांड था नहीं। अगर किसी ने ढंग से गांधी को पढ़ा है, मैंने इंडिया आफ्टर गांधी किताब पढ़ी हुई है, मैंने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे भी मतलब मेरी समझ ये कहती है कि यहाँ नहीं था। सोशल रेवोल्यूशन, नहीं, इस तरह की कोई भी बात गांधी ने नहीं कही थी। उन्होंने ये बात कही थी भी इक्वालिटी उनको दी जाए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेनेट ऑफ गांधीयन सोशलिज्म? हाल फिलहाल में PYQs में, आई थिंक 2021 या 22 में, गांधी और मार्क्स का डिफरेंस क्या है? कोई एक क्वालिटी थी या सिमिलरिटी पूछी गई थी, वो आप ध्यान रखना। गांधीयन सोशलिज्म में इनमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं बैठती? सोशल जस्टिस बिल्कुल बैठता है। कंसर्न फॉर पुअर बट नॉट हेटेड फॉर द रिच, अगेन सही है। इक्वालिटी, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स, ये नहीं बैठता है। गांधी तो गाँव को एज ए यूनिट मानते थे, तो नेशनलाइजेशन करने की और उनका ध्यान नहीं था। जिसको भी ध्यान है उसको पता है कि इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया था अपने दोनों ही टेन्योर्स में, तो वो उनका काम था। गांधी जी का काम इतना नहीं था। न्यूलिथिक पीरियड ऑफ एज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन, फिशिंग। अब ये देखो, ये तीनों चीज़ सिमिलर है। अगर एग्रीकल्चर होगा तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होगा, क्योंकि हाउ एल्स विल यू डू इट, और फिशिंग भी कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड है। ये ऑड वन आउट भी है और ये इसका सही आंसर भी है। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो रियल टाइम एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर? अभी मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेशन कहीं ना कहीं इसलिए भी हुआ था कि औरंगजेब ज़्यादा बूढ़े हो गए थे और बहुत अत्याचार वो करते थे अपनी जो प्रजा है उस पर। और दूसरा, वो साउथ जाके बैठ गए थे, मतलब पूरा कंट्रोल उनका इधर सिंध से लेकर बंगाल तक था, लेकिन वो जाके बीच में कहीं साउथ में लड़ रहे हैं लोगों से। बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक बार देखते हैं क्या रीज़न थे। वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग सन्स ऑफ औरंगजेब, हाँ ये सही बात है। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के अटैक्स थे, ये भी सही है। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली, इनके जो अटैक्स थे उन्होंने बहुत कमज़ोर किया था। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो रही है ऊपर कहीं पे और राजधानी जो है औरंगजेब ने नीचे शिफ्ट कर ली, दिक्कत आती है। खुद जाके वहाँ बैठ गए, राजधानी शिफ्ट नहीं करी, खुद वहाँ जाके बैठ गए। रिवोल्ट, हाँ ये भी सही है, इसमें मराठास भी होना चाहिए। मराठास ने बहुत नुकसान किया था मुग़लों का। कहीं ना कहीं औरंगज़ेब के बाद एक हद तक पूरे भारत पर, लगभग महाराष्ट्र से शुरू होकर नॉर्थ इंडिया तक, मराठास यूज्ड टू रूल, जो हुआ भी था। ऑल ऑफ द अबव, हाँ ये सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। आइडल वर्शिप पे फिर से सवाल आया। आइडल वर्शिप शुरू कभी थी? गुप्ता पीरियड में, गोल्डन पीरियड जिसको मैंने बताया भी था, आपको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पॉलिसी ऑफ डुअल गवर्नमेंट? इसमें आई थिंक ऑप्शन नहीं है, तो ये सवाल आप ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन इस PDF में नहीं गिवन है। बहुत मुश्किल से 79 से 94 तक के क्वेश्चन पेपर्स मिले हैं, तो कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो सकते हैं, तो लेट्स नॉट लूज आवर स्लीप ओवर इट। आगे बढ़ते हैं। Which important event immediately preceded जलियांवाला बाग मैसेकर? Again very easy answer. क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं, 42 में हुआ था। साइमन कमीशन भी नहीं, कॉमनवेल्थ अवार्ड भी नहीं, सिंपल आंसर है। रॉलेट अटैक लगा था, इसलिए उसको रॉलेट सत्याग्रह भी कहा जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों किया गया था? क्योंकि चौरी चौरा हुआ। चौरी चौरा पे एक ऊपर अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पर एसोसिएटेड कैसे था, इस तरीके से था। ये आपको मिक्स करके पढ़ते भी रहना है। अगर आप 1980 में एग्जाम दे रहे होते, मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो उस समय शायद पैदा भी नहीं होंगे, लेकिन अगर 1980 में दे रहे होते या फिर कभी भी आगे दोगे, बहुत सारे सवाल ऐसे इंटरलिंक भी हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको ये नहीं पता है, ये वाला क्वेश्चन 1990, हालांकि ये बहुत ही आसान है।
कोई और सवाल फर्ज कर लो ऐसा है तो ये यहाँ से आप उसको निकाल सकते हो। इसके बाद Sultanates of Delhi have taken which of the following buildings from the ancient architecture? अलग अलग चीज़ है। गुम्बद जो है वो इंडिया में नहीं था, वो नीचे जो गोल गुम्बाज बना है उसके बाद से ही आना शुरू हुआ। मेहराब, मेहराब मुझे नहीं ध्यान अभी क्या है। आर्च ओपनिंग्स, डेकोरेशन फिगर्स। आर्च ओपनिंग आंसर है, मार्क करो, आगे बढ़ो, मुझे तो कुछ करना नहीं है। ये वीडियो यहीं बंद करते हैं, बाकी के अगली वीडियो में।